अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उस दिन 15 सितंबर 1898 की तारीख थी। अमेरिका और स्पेन की जंग ख़त्म हो चुकी थी। पाटुका शहर के लोग जश्न मना रहे थे। सारा शहर जंग के मैदान से वापस आने वाले बहादुर फौजियों को देखने के लिए उमड़ आया था। प्लेटफॉर्म पर दिल धरने की भी जगह नहीं थी। लोकल पुलिस का बैंड गाने बजा रहा था। फिर जैसे ही बड़ा सा इंजन स्पेशल ट्रेन को खींचता हुआ स्टेशन पर आया, इस सिरे से उस सिरे तक जोश और खुशी की एक लहर दौड़ गई। तालियों और नारों के शोर से फिजा गूंज उठी। ट्रेन के रुकते ही हंसते मुस्कुराते फौजी सिपाही नीचे उतरने लगे। जॉन थ्रेम्बल आखिरी डब्बे से प्लेटफॉर्म पर उतरा। अपने दोस्तों और पड़ोसियों की मुबारकबाद का जवाब देते हुए उसने घूमकर एक और हस्ती को ट्रेन से उतरने में मदद दी। लोग हंस रहे थे, कह लगा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। मगर जैसे ही वो नीचे आई, चारों तरफ एक सन्नाटा सा छा गया। जैसे किसी के जादू के ज़ोर से लोग अपने अपने एक्सप्रेशन भूलकर उसे गौर से देखने लगे। एक अजीब सी सनसनी फैल गई। माहौल एकदम बोझल और अजनबी अजनबी सा हो गया, जैसे अपनों के बीच कोई गैर आ गया हो। वो हसीन थी, इतनी खूबसूरत कि पाटोका के लोगों ने शायद ही कभी कोई उससे ज़्यादा खूबसूरत औरत देखी हो। उसने जॉन के बाजू का सहारा लेते हुए प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। उसका कद लगभग जॉन के बराबर ही था। हद से ज़्यादा फिट बॉडी, बाल बेहद काले और कमर तक आते हुए, आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार, फूल की पत्ती की तरह तरोताज़ा सुर्ख होंठ जिन पर एक जादुई मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। बाद में लोग कसम खाकर बयान करते सुने गए कि उन्होंने इतने सुर्ख होंठ और ऐसी चमकदार काली आंखें जिनमें सख्ती और बेरहमी कूट कूट कर भरी मालूम होती थी, न पहले कभी देखी थीं और न बाद में कभी देखने को मिली। जॉन ने उसका परिचय अपनी बीवी की हैसियत से कराया। जॉन की पहली बीवी कुछ साल पहले एक मासूम लड़के को छोड़कर मर चुकी थी। वो हमेशा दूसरी शादी करने को कहा करता था, मगर किसी को गुमान तक नहीं था कि वो अपनी दूसरी बीवी जंग के मैदान से लेकर आएगा, फिर बीवी भी ऐसी। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही जॉन की हसीन नौजवान बीवी को ट्रेन के डब्बे से एक लंबा चौड़ा क्रेट उतरवाने की फिक्र पड़ गई। कुलीस सामान उतार रहे थे, मगर उसने जॉन को मजबूर किया कि अपने दोस्तों से बातें बाद में करे। पहले अपनी निगरानी में वो क्रेट हिफाजत के साथ उतरवा कर गाड़ी में रखवा दे। और उस वक्त तक उसे चैन नहीं आया जब तक वो भारी पार्सल सलामती के साथ जॉन के घर नहीं पहुंच गया। लोगों ने उसे स्टेशन से विदा होते देखकर इत्मीनान की सांस ली। पता नहीं क्यों। घर पर जॉन के 11 साल के बेटे ल्यूक और छोटे भाई एंड्रियो के अलावा बूढ़ी नौकरानी एमा ने बड़ी गर्मजोशी से नई मालकिन का वेलकम किया। मगर वो बेदिली और बेगानगी जिसका दिखावा जॉन की बीवी आस्ती ने स्टेशन पर किया था, यहाँ भी कर रही थी। वो बड़े लिए दिए अंदाज में सबसे मिली। अभी वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि आस्ती के अंदाज से लगा कि वो बेचैन और परेशान है। फिर फौरन उसका चेहरा पीला पड़ गया और जिस्म कांपने लगा। उसने दोनों हाथों से अपना सीना थाम लिया। यूँ लगा जैसे उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। सबने घबराकर उसकी खैरियत पूछी। आस्ती ने कहा कि वो बेहद थकी हुई है और आगे कहा कि उसे फ़ौरन उसके कमरे में पहुंचा दिया जाए। साथ ही वो भारी क्रेट भी बग़ैर खोले उसके पास भेज दिया जाए। जॉन और उसके भाई एंड्रियो ने मिलकर क्रेट आस्ती के कमरे में पहुंचा दिया। लियोक उसे खोलने के लिए हथौड़ा ले आया। जब तक पार्सल खोला जाता रहा, आस्ती बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहलती रही। वो इतनी बेताब थी कि इसी पर बस न करके खुद भी उसे खोलने में लग गई। पार्सल खुला तो सबने देखा कि वो एक बहुत बड़ा और मोटा शीशा है। उसका फ्रेम गिल्ट का बना हुआ था।
फ्रेम में बहुत खूबसूरती और कारीगरी से अंगूर की बेल खोद कर बनाई गई थी, जिसमें अजीब बात यह थी कि अंगूरों की जगह छोटे छोटे इंसानी चेहरे बने हुए थे। कारीगरी का ये कमाल था कि चेहरों पर अलग अलग भाव भी दिखाए गए थे। कुछ पर हैरत के भाव थे, कुछ पर डर और दहशत के, कुछ मुस्कुरा रहे थे और साइज में छोटे होने के बावजूद जिंदगी से भरपूर नजर आ रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे फनकार ने किसी चित्रकार की तरह जिंदा इंसानों को सामने बिठाकर उन्हें तराशा हो। जॉन ने फ्रेम को देखा तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में फिरीरियां सी दौड़ती महसूस हुई, लेकिन उसके बिल्कुल उलट उसकी बीवी ने आईने को देखकर इत्मीनान की गहरी सांस ली। शायद इसलिए कि इतने लंबे सफ़र के दौरान उसके शीशे पर खराश तक नहीं आई थी। जॉन, प्लीज़ इसे यहाँ दीवार पर लटका दो, मैं बहुत थक गई हूँ, आस्ती ने कहा। जॉन ने उसकी तरफ इस तरह देखा जैसे वो पूरी तरह उसका मतलब समझ नहीं पाया हो, जैसे वो पूरी तरह उसकी बात समझ नहीं पाया हो। दरअसल उसकी मादरी ज़बान यानी मातृभाषा स्पेनिश थी और वो अपनी बीवी की तरह अंग्रेज़ी बोल और समझ नहीं सकता था। फिर जॉन और उसके भाई एंड्रियो ने मिलकर उसे बड़ी मुश्किल से बेडरूम की दीवार पर लगा दिया। आईना इतना लंबा चौड़ा था कि दीवार का ज़्यादातर हिस्सा उससे ढक गया। फिर जब आईना लगा दिया गया तो आस्ती उसके सामने जा खड़ी हुई और अपने आप का जायज़ा लेने लगी। जॉन और एंड्रयू उसके पीछे खड़े थे और हैरत और तारीफ़ी नज़रों से आस्ती के खूबसूरत जिस्म को देख रहे थे। वो वाकई इतनी हसीन थी कि अगर आईने में अपने रिफ्लेक्शन को देखकर गर्व कर रही थी तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। लेकिन नौकरानी एमा जो दरवाजे में खड़ी ये मंजर देख रही थी, उसकी खूबसूरती से कुछ ऐसी ज़्यादा इम्प्रेस नज़र नहीं आई थी, बल्कि ये कहा जाए कि ये सब कुछ उसे बुरा लग रहा था तो ज़्यादा सही होगा। वो एक सीधी सादी देहाती औरत थी और फिर उम्र दराज भी। उसके नज़दीक किसी औरत का यूं अपने आप में दिलचस्पी लेना कोई अच्छी बात नहीं थी। जब आस्ती को इत्मीनान हो गया कि आईना उसकी मर्ज़ी के मुताबिक लगाया जा चुका है तो उसने एक दफ़ा फिर थकान का बहाना किया और रिक्वेस्ट की कि उसे कुछ देर अकेले आराम करने दिया जाए। इसलिए सब लोग उसके कमरे से चले आए। उनके बाहर निकलते ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। शायद आस्ती ही ने उसे बंद किया था। ये अचानक चेहरे का पीलापन, बॉडी में कपकपाहट और थकन के दौरे और अकेले में काम करने की आदत धीरे धीरे आस्ती की आदत बन गई। हर रोज़ वो कुछ घंटे अपने आराम के लिए ज़रूर निकाल लेती थी और ऐसे मौके पर वो अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया करती थी। फिर कम से कम 1 घंटा अकेले में आराम करने के बाद जब वो कमरे से बाहर निकलती तो पहले से कहीं ज़्यादा हसीन, तंदुरुस्त और नौजवान दिखाई दिया करती थी। दूसरी तरफ जॉन के दिल में और खूबसूरत बीवी पाने का जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था। इसकी वजह यह नहीं थी कि वो ठंडे मिजाज की औरत थी और उसके जज्बात को कबूल नहीं करती थी या एक बीवी की हक अदा करने से कतराती थी। नहीं, इनमें से कोई बात नहीं थी। लेकिन ना मालूम क्या बात थी कि जॉन जब भी उसे हाथ लगाता दिल ही दिल में कांप कर रह जाता। एक अजीब सी कपकपी उसके दिल और जान में गुजर जाती। एक नामालूम सा घिनौनापन उसके जज्बात को ठंडा करा देता, यहाँ तक कि वो अनजाने तौर पर आस्ती से दूर रहने की कोशिश करने लगा। वैसे वो अपने आप से ये बात मानने के लिए हिचकिचा रहा था, मगर ये सच कि जब भी वो आस्ती से प्यार और मोहब्बत की बातें करता, उसके पास बैठता, उसे उसके करीब से जवानी के बजाय किसी ऐसी चीज़ का एहसास होता जो बहुत पुरानी हो, बहुत ही ज़्यादा पुरानी और उम्र दराज हो। वो सोचता था कि शायद उसका अपना मेंटल बैलेंस ख़राब होता जा रहा है कि वो ऐसा महसूस करता है, वरना आस्ती तो नौजवान और ख़ूबसूरत थी। नतीजा इस जज्बाती खिंचाव का ये निकला कि ऐसे लम्हों से बचने के लिए जॉन ने अपना ज़्यादातर वक्त अपनी खेती बाड़ी में
या फिर शहर जाने और आने में गुजारना शुरू कर दिया। जॉन के बिल्कुल उलट एंड्रियो का रिएक्शन आस्ती के बारे में बिल्कुल अलग था। वो आस्ती के साथ इस तरह पेश आता जैसे वो जॉन का भाई और आस्ती का देवर नहीं, कोई गुलाम है। वो आस्ती की छोटी से छोटी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करता, उसके आँख के इशारे के इंतज़ार में रहता कि कब उसे किसी काम के सिलसिले में उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसे देखने और उससे बातें करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता, बिल्कुल बच्चों की तरह। इसका मौका नहीं मिलता तो उसे छुप छुप कर देखता। जहाँ जहाँ आस्ती जाती, एंड्रियो की नज़रें उसका पीछा करतीं। आस्ती दिखावे के लिए उसकी इन हरकतों पर गुस्सा करती और जहाँ तक हो सकता उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। और तब फिर एक अजीब बात हुई। एंड्रियो कहीं गायब हो गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे हवा में खुल गया हो। कोई निशान, कोई पता नहीं मिल रहा था कि वो कहाँ चला गया है। लोकल शेरिफ और जॉन हैरान थे, आखिर कोई आदमी इस तरह अचानक कैसे गायब हो सकता है। इस घटना के पास से ही एमा ने अपनी मालकिन की हर हरकत पर नज़र रखना शुरू कर दी थी। जब आस्ती कहीं बाहर गई होती तो वो चुपके से उसके बेडरूम में घुस जाती, उसके सामान की तलाशी लेती, कमरे में इधर उधर झांकती, उसकी सजावट की चीज़ें, ड्रेसेस, ज्वेलरी, क्रीम पाउडर, इतर, हर चीज़ का जायज़ा लेती फिरती। उसे भी जॉन की तरह इन सब चीज़ों से पुराने होने का एहसास होता, जैसे ये सब की सब बहुत दिन तक कहीं बंद रही हों। वो ख़ास तौर से आईने का मुआयना करती। वो इतना बड़ा और अजीब था कि कमरे की हर चीज़ पर छाया हुआ महसूस होता था। कमरे के किसी भी कोने में कोई हरकत की जाती, आईने में उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर नज़र आता। एमा जब भी आस्ती के कमरे में कदम रखती, उसे एक नामालूम से डर का एहसास होता। इसके बावजूद वो बार बार वहाँ जाने और तलाशी लेने से पास नहीं आती। फिर धीरे धीरे उसने आईने के फ्रेम पे बने हुए चेहरों को गौर से देखना शुरू कर दिया। एक दिन दोपहर के वक्त कमरे में घुसी हुई हमेशा की तरह फ्रेम गौर से देख रही थी कि उसे एक चेहरा कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। एमा ने चेहरे के फूले हुए गालों और उभरी हुई पेशानी पर उंगली फेरी। चेहरा वाकई जाना पहचाना सा लग रहा था। उसे कुछ करीब से देखने के लिए वो झुकी और झुकी, यहाँ तक कि चेहरा उससे सिर्फ कुछ इंच के फासले पर रह गया और तब अचानक ही उछल पड़ी। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। दहशत से दिल धड़कने लगा, आंखें दूर तक फैल गईं। उसने चेहरे को पहचान लिया था, और क्यों न पहचानती। क्या वो 20 साल तक उस चेहरे को रोज़ाना देखती नहीं आई थी? बेशक, बिलाशुबा वो एंड्रियो था। एमा तेज़ी से घूमी। वो चाहती थी कि अभी इसी वक्त जॉन को तलाश करे और ये बात उसे बता दे। फिर जो कुछ करना मुनासिब होगा, सही होगा, वो खुद ही कर लेगा। लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी नाक में ऐसी बू आई जैसे सालों साल से बंद किसी गुफा को खोल दिया गया हो। उसने चौंक कर आईने में देखा, वहाँ उसे आस्ती नज़र आई। एमा ने जल्दी से घूमकर दूसरी तरफ नज़र डाली, मगर अजीब बात थी कि वो कमरे में तन्हा खड़ी थी। उसके अलावा कोई कमरे में नहीं था जिसका रिफ्लेक्शन आईने में नज़र आता। और फिर एकदम एमा को सच्चाई का पता चल गया। ये आस्ती का रिफ्लेक्शन नहीं था, वो खुद थी आईने के अंदर, दूसरी तरफ। एमा को घूर कर देख रही थी। उसकी आंखें किसी बिल्ली की आंखों की तरह चमक रही थी। होंठ आधे खुले थे, जिनमें से सफ़ेद चमकदार दांत नज़र आ रहे थे। एमा के मुंह से एक चीख निकल गई। आस्ती ने अपना लंबा ठंडा सफ़ेद हाथ किसी पंजे की तरह बढ़ाया। हाथ आईने से बाहर निकला और उसने एमा की कलाई अपनी पकड़ में ले ली। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एमा अचानक नौकरी छोड़कर क्यों चली गई। वो 20 साल से ज़्यादा मुद्दत से इसी घर में काम करती चली आई थी और कभी उसके काम से किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला था।
ना उसने कभी कोई शिकायत की थी। इधर कुछ दिनों से अलबत्ता उसे कुछ परेशान देखा जा रहा था, मगर इसकी वजह नौकरी से परेशानी थी, ये बात किसी ने उसके मुंह से नहीं सुनी। फिर वो इस तरह काम छोड़कर क्यों चली गई, और गई भी तो आखिर कहाँ? उसका दूर नज़दीक कोई भी रिश्तेदार मौजूद नहीं था जिसके बारे में सोचा जाता कि वो उसके पास चली गई होगी। इस लंबे मुलाजमत में उसने कुछ पैसे भी बचाए थे, और इन्वेस्टिगेशन करने पर मालूम हुआ कि वो ज्यों का तो बैंक में मौजूद है। शेरिफ और जॉन को ये शुबा था कि शायद किसी ने उसे अगवा या कत्ल कर दिया हो, मगर अव्वल तो इन दोनों बातों का कोई सबूत नहीं था, और किसी भी तरह इस बात को सही मान भी लिया जाए तो कोई एक बूढ़ी साधारण औरत को क्यों अगवा या कत्ल करने लगा। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में कोई कसर उठा नहीं रखी, मगर एंड्रियो की तरह एमा की गुमशुदगी भी एक राज बनी रही। अब जॉन के घर और फार्म पर एक अजीब सी खामोशी, भारी भारी सी फिज़ा छाई रहती। पड़ोसी आने या करीब गुजरने से घबराने लगे। लोगों में बातें होने लगीं, मगर ये सब अंदर ही अंदर था। देखने में ज़िंदगी की रूटीन में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता था। सिर्फ एक बेनाम सा डर था जिसे महसूस किया जा सकता था, और इस रहस्यमयी फ़िज़ा का असर कुदरती तौर पर मासूम लियूक पर भी पड़ रहा था। अब उसके स्कूल के साथी या पड़ोस के हमजोली उसके साथ नहीं खेलते थे। नतीजा ये कि वो ज़्यादातर घर पर ही रहने के लिए मजबूर था। कामकाज के लिए एक नौकरानी एलन रख ली गई थी, मगर अव्वल तो वो अपने काम से काम रखती थी, दूसरे उसे बच्चों से कोई लगाव भी नहीं था। इसलिए लियूक ज़्यादा वक्त आस्ती के साथ रहने लगा। एक दिन दोपहर को लियूक और आस्ती ने नदी किनारे घूमने का प्रोग्राम बनाया। ये नदी जॉन के फार्म हाउस के उत्तर दिशा में बहती थी। तय हुआ कि लंच के बाद लियूक फार्म हाउस के कुएं की पथरीली दीवार पर आस्ती का इंतज़ार करेगा, मगर लियूक को अकेले दीवार पर बैठे बैठे बड़ी देर हो गई और आस्ती नहीं आई। जब वो कंकर उठाकर कुएं में फेंकते फेंकते घबरा गया तो वापस घर की तरफ चल दिया। अंदर जाने के बजाय पहले उसने आस्ती के कमरे की खिड़की से झांक कर देखना सही समझा। खिड़की पर पर्दे पड़े हुए थे, मगर दोनों पर्दों के बीच इतनी बारीक सी छरी रह गई थी कि लियूक उसके ज़रिए कमरे में देख सकता था। कमरे में हल्के अंधेरे से जब उसकी आंखें मानूस हो गईं तो लियूक ने देखा कि आस्ती आईने के सामने खड़ी हुई अपने बाल बना रही है, और फिर अचानक लियूक को अपनी आंखें मलनी पड़ी। जो कुछ उसने देखा था वो इतना ही अजीब और नाकाबिले यकीन था, यानी अविश्वसनीय था। आस्ती आईने के सामने खड़े खड़े एकदम उसकी नज़रों से गायब हो गई, और फिर जो उसने देखा तो वो उसे आईने के अंदर दिखाई दी, जैसे अब वो आईने के सामने नहीं, उसके अंदर थी। फिर वो आईने से बाहर निकल आई। आईने की सतह दोबारा बराबर हो गई। लियूक ने अपने मुंह से निकलने वाली हैरत में डूबी आवाज़ को रोकने की कोशिश की, मगर उसे देर हो गई। आस्ती ने ज़रूर उसकी आवाज़ सुन ली थी, या फिर उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ी, और इससे पहले कि डरा हुआ लियूक वहाँ से भाग सकता, उसने खिड़की का पर्दा एक तरफ हटा दिया और लियूक को देखकर मुस्कुराई। फिर अपने पंजे जैसे हाथ से उसका बाजू पकड़ते हुए बोली, तुम बहुत शरारती हो गए हो। कोई इस तरह भी खिड़कियों से छुपकर झांकता है। मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। फिर जब ओह, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। आस्ती ने दूसरे हाथ से लियूक का गाल थपथपाया। आओ, कमरे में आओ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। लियूक ने कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की। आस्ती का हाथ उसे बेहद ठंडा और सख्त महसूस हो रहा था। आस्ती ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराई। डरो नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, उसने कहा। मैं तो तुम्हें अपना जादू का आईना दिखाना चाहती हूँ। जादू का आईना? लियूक ने पलकें झपकाई।
बचपन की मासूमियत और दिलचस्पी उसके डर पर हावी हो गई। उसने आस्ती की तरफ देखा। उसके खूबसूरत चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी दोस्ताना और दिलकश थी। हाँ, क्या तुम नहीं देखना चाहते? ल्यूक अब अपना डर बिल्कुल भूल चुका था। वो खिड़की पर चढ़कर कमरे में कूद गया। आस्ती उसे आईने के करीब लाई। ये बहुत ख़ास किस्म का आईना है, उसने बताया। मुझे ज़िंदा रहने के लिए हर रोज़ इस आईने से गुज़रना पड़ता है। तुम्हें मालूम है, मेरी उम्र इस वक्त 500 साल से भी ज़्यादा है। ल्यूक ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। अब वो डर महसूस करने लगा था। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, वो चिल्लाया। अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम मेरा राज जान चुके हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ये बात दूसरों तक पहुँचाने का मौका मिल सके। मैं इस आईने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, और अगर कोई मेरा राज जानने के बाद ज़िंदा रह जाएगा तो यही आईना मेरी कब्र का दरवाज़ा भी बन सकता है। ल्यूक ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर आस्ती के मुकाबले में उसकी कोशिश कैसे कामयाब हो सकती थी? वो बहरहाल एक 10-11 साल का बच्चा ही तो था। आस्ती ने उसे अपने करीब घसीटते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। ये आईना मौत और ज़िंदगी के बीच का एक रास्ता है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, उसने कहा और ल्यूक को आईने के कुछ और करीब कर दिया। डरो नहीं, ये तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा, वो कह रही थी। बस मेरे साथ चले आओ। कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती। मैं जानती हूँ, मैं खुद इससे बारहा गुज़र चुकी हूँ। आस्ती बराबर आईने की तरफ बढ़ती जा रही थी, और साथ ही ल्यूक भी, यहाँ तक कि आस्ती आधे के करीब आईने में दाखिल हो गई। फिर उसने ल्यूक को भी अंदर लाने की कोशिश की। ल्यूक ने एक चीख मारी। आईने की सेमी सतह एक अजीब तरह की धुंध में बदल गई, धुंध जो किसी तंग और लंबी गैलरी में भरी हुई थी। ल्यूक की नाक में ऐसी ही बू आई जैसे मुद्दतों से बंद किसी गुफा से आती है। उसने आंखें फाड़ कर देखा, सामने अंधेरे की मोटी चादर फैली हुई थी। उसे लगा जैसे वो किसी मकबरे यानी कब्र में उतरता चला जा रहा हो। वो एक मर्तबा फिर चीखा और हवा में हाथ पैर चलाकर होने से बचने की आखिरी कोशिश की। डर और खौफ ने उसके अंदर असाधारण ताकत पैदा कर दी थी। उसने आईने के फ्रेम को पकड़ लिया। उसके जिस्म का एक हिस्सा आईने के अंदर दाखिल हो चुका था। उसने फिर पूरी ताकत से चीख मारी। फिर जैसे आसमान से गिरते हुए उसने कमरे के दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज़ सुनी और अपनी सारी ताकत से गला फाड़ कर चीखने लगा। किसी ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी से वार किया। दरवाज़ा टूट गया और ल्यूक ने अपने बाप जॉन को कमरे में दाखिल होते देखा। वो आईने की तरफ लपक रहा था। जॉन ने जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे का फैला हुआ हाथ पकड़ लिया। दूसरी तरफ आस्ती खींच रही थी। जॉन ने अपनी बीवी की गैर इंसानी ताकत को महसूस किया। वो इस ताकत के सामने मजबूर था। उसका इकलौता बेटा देखते देखते आईने के अंदर धंसता जा रहा था और आस्ती अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी। ल्यूक का हाथ जॉन के हाथ से फिसलने लगा। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, मगर अब ल्यूक आईने के दूसरी तरफ पहुंच चुका था और डरी नज़रों से अपने बाप की तरफ देख रहा था। वैसे जॉन ने अभी तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था। अचानक जॉन का पांव फिसल गया। वो आस्ती की शैतानी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने महसूस किया कि वो खुद भी आईने के करीब होता जा रहा है। उसने अभी तक ल्यूक का हाथ पकड़ रखा था। वो आईने के करीब हुआ तो उसका वो हाथ जिससे उसने बेटे को पकड़ में लिया हुआ था आईने के अंदर चला गया। जब उसने अपनी कलाई को आईने के दूसरी तरफ देखा तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई, मगर वो अब भी ल्यूक का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एकदम से ल्यूक और आस्ती की शक्लें आईने में गायब हो गईं। शीशा फिर आईना बन चुका था जिसमें जॉन को सिर्फ अपना ही रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा था, उसके एक बिना हाथ का रिफ्लेक्शन।
दर्द की एक तेज़ लहर उसके बाजू से उठी और पूरे जिस्म में फैल गई। जॉन के मुंह से एक चीख निकली और उसका दिमाग गहरे अंधेरे में डूबता चला गया। जब उसकी आंख खुली तो उसकी नौकरानी एलन और शेरिफ उस पर झुके हुए थे। पड़ोस के कुछ और लोग भी उसके आसपास मौजूद थे। एलन ने कमरे से चीखों की आवाज़ें सुनी और ख़ुद कमरे में जाकर देखने की हिम्मत ना पाते हुए वो पुलिस के पास मदद के लिए दौड़ गई थी। जॉन ने उठकर बैठना चाहा, मगर वो अपने आप को इतना कमज़ोर पा रहा था कि उससे बैठा नहीं गया। उसके सीधे हाथ में बहुत दर्द था। उसने हाथ की तरफ देखा और उसे पट्टियों में लिपटा पाया। पट्टियों में जगह जगह खून की लाली झलक रही थी। उसने सवाल भरी नज़रों से सबकी तरफ देखा। तु, तु, तुम्हारा हाथ तुम्हारा हाथ कहीं गायब हो गया है मिस्टर जॉन, आखिरकार एलन ने रोते हुए बताया। जॉन ने आईने की तरफ देखा। वो बिल्कुल आम आईने की तरह नज़र आ रहा था। ये बात यकीन के काबिल नहीं थी कि कोई ऐसी शैतानी चीज़ देखने में यूँ साधारण मालूम हो। वो कमज़ोर था, मगर एक हाथ और घुटनों की मदद से किसी न किसी तरह घसीट कर आईने के करीब पहुंचा। उसकी चमकीली सतह को छू कर देखा। उसमें कोई अनोखी या अजीब बात नहीं थी। बिल्कुल आम शीशों की तरह उसमें जॉन का रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा था। और तब फिर अचानक ही उसकी नज़र फ्रेम में खुदे हुए चेहरों पर चली गई। आज से पहले उसने कभी उन्हें गौर से नहीं देखा था। उसने देखा कि उसके अपने बेटे ल्यूक और भाई एंड्रियो के चेहरे भी उन अनगिनत चेहरों में शामिल हैं। नफ़रत और गुस्से से जान का मुंह लाल हो गया। अपनी तकलीफ भूलकर उसने बाएं हाथ की मुट्ठी किसी पागल की तरह आईने पर दे मारी। उस वक्त तक मुक्का मारता रहा जब तक कि आईने के हज़ारों टुकड़े नहीं हो गए। उन लोगों ने जो उस वक्त कमरे में मौजूद थे बाद में कसम खाकर बताते हैं कि जिस वक्त जॉन आईना तोड़ रहा था तो उन्होंने किसी औरत की चीखें और कराहें सुनी थीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई जहन्नमी आत्मा दर्द और तकलीफ़ में तड़प रही हो। और फिर उसके बाद एक लंबे मुद्दत तक पाटोका के पुलिस बैंड ने कोई गाना नहीं गाया। बच्चों के स्कूल से वापसी पर घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। लोग हंसना, ठहाके लगाना और पार्टीज़ मनाना भूल गए थे। शहर के रहने वालों को ये भयानक दास्तान भूलने में बड़ा वक्त लगा, लेकिन आखिरकार धीरे धीरे वो इसे भूलने लगे। पाटोका की शहरी ज़िंदगी धीरे धीरे अपने मामूल पर आ गई, यहाँ तक कि आज उसकी रंगीनियाँ और दिलफरेबियाँ लगभग वही हैं जो 1898 की 15 सितंबर को थीं, जब पहली दफ़ा आस्ती ने शहर में कदम रखा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।